हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड ऑल इज ऑसम। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, इनफैक्ट आज हम जानने वाले हैं उन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट को जो आपकी सभी वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट टाइम पे फैक्ट हैं। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से अब हम कवर करने वाले हैं इस बुक को, क्योंकि ये बुक आपकी सभी एसएससी, आरआरबी, बैंकिंग, स्टेट पीसीएस, अभी जितने वनडे एग्जाम होते हैं उन सभी के सभी एग्जाम की दृष्टि से ये बुक मोस्ट टाइम पे है। और ये बुक जब आप लोग कवर कर लेंगे, पूरी कंप्लीट कर लेंगे, आप पाएंगे कि आपकी जो बौद्धिक क्षमता है उसमें विकास हुआ है और आपका कॉन्फिडेंस क्या हुआ है, बूस्ट हुआ है। तो कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए इस बुक को पढ़ना बहुत अनिवार्य है। और दोस्तों, एक बात याद रखिएगा कि जितने भी स्टूडेंट होते हैं, खासतौर पर जो कॉम्पिटिटिव फील्ड की तैयारी करते हैं, वो बुक तो बहुत सारी परचेज कर लेते हैं, लेकिन किसी भी एक बुक को तरीके से कवर नहीं कर पाते। 15-20 पेज पढ़े, बोर हुए, धूल मिट्टी खाने के लिए उस बुक को रैक में सजा दिया, संभाल दिया, एक नई बुक परचेज कर ली। तो एक सिंपल सा बात यह है दोस्तों कि 10 किताब को एक बार भी ना पढ़ने से ज्यादा अच्छा किसी एक किताब को 10 बार पढ़ लेना। थिंक अबाउट इट। सो चलिए फ्रेंड्स, इस बुक को आप लोग ओपन कर लीजिएगा। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो उस बुक को आप लोग मार्केट या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से परचेज कर लीजिए, क्योंकि अब मैं आपको वादा करता हूं कि इस बुक को किसी भी हालत में, किसी भी हालात में अब हम कवर करके रहेंगे और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करवा के रहेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का अपना ये चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है प्राचीन भारत का इतिहास। इस बुक के अंदर आपको इतिहास की परिभाषा को समझाने का प्रयास किया गया है पहले पैराग्राफ के अंदर। इसमें आपको बताया गया है कि जो भारतीय समाज है और जो वर्तमान की जो हमारी संस्कृति है, ठीक है, इसकी जड़ें जो छुपी हुई हैं वो कहाँ पर छुपी हुई हैं, हमारे अतीत के अंदर। जैसे इस चीज को आप चाहे तो छोटे से एग्जाम्पल के साथ में समझने का प्रयास करिएगा। मैं अगर सिंपल से डेफिनेशन में आपको बताऊं इतिहास की परिभाषा, तो वर्तमान के प्रकाश में अतीत का अध्ययन करना ही आपका कहलाता है क्या, इतिहास। अब इस छोटे से एग्जाम्पल के साथ में जो न्यू स्टूडेंट हैं वो समझने का प्रयास करेंगे कि इतिहास होता क्या है। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि आपका नाम है XYZ, ठीक है, मैंने आपसे पूछा बेटा कि अपने बारे में आप बताओ, तो आप बताएंगे अपने बारे में कि एट प्रेजेंट आप इस क्लास में हो या फिर ये कॉलेज कर रहे हो, फादर का नाम ये है, मदर का नाम ये, आपकी हॉबी ये है, वगैरह वगैरह। अगर मैंने बोला कि अपने इतिहास के बारे में बताओ, तो आप इतिहास में कहाँ जाएंगे, आप याद करेंगे अपने गांव को। ठीक है, गांव में थे आपके परदादा, फिर आपके आए दादा, फिर आपके आए पापा, फिर आपका हुआ जन्म। ठीक है, फिर आप अपने बारे में बताएंगे। दोस्तों, ये जो आपका क्रमिक विकास होता है ना, यही आपका बन जाता है आने वाले समय पर, ये बन जाता है वर्तमान। लेकिन जब हम इसको रिवर्स में देखेंगे तो ये बन जाएगा आपका क्या, इतिहास। समझ पाए आप बातों को? ठीक है, तो हमारी जड़ें कहाँ पर छुपी हुई हैं? जो आपका मैंने नाम पूछा, आपके इतिहास के बारे में पूछा, तो आपकी जड़ें कहाँ पर हैं? आपकी जड़ें छुपी हुई हैं आपके गांव के अंदर। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं भारत के इतिहास के बारे में, तो भारत के इतिहास की भी जड़ें अतीत के अंदर ही छुपी हुई हैं। अगर हमको वर्तमान को जानना है तो हम लोग अपने इतिहास को जानेंगे, तभी हम अपने वर्तमान को अच्छे से समझ सकते हैं। अब भाई, आपसे किसी व्यक्ति ने पूछ लिया कि आपका गांव का नाम क्या है, फिर आपका गोत्र क्या है, या फिर आप किस चीज से बिलोंग करते हैं, ठीक है, लेकिन आपको याद ही नहीं है, तो मतलब कि आपको अपने इतिहास के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं है। वो जानकारी ना हो तो बात बन जाती है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से अगर आपको भारत के इतिहास के बारे में जानकारी ना हो तो कहानी बिगड़ सकती है। क्योंकि एग्जाम में इतिहास से संबंधित, वो भी प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो इसलिए रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। एक एक नंबर किसी कोहिनूर हीरे से कम नहीं होता है, क्योंकि एक एक नंबर की कीमत वो इंसान अच्छे से जानता है, वो स्टूडेंट अच्छे से जानता है जो बेचारा 0.25 के कट ऑफ से बाहर हो जाता है। तो ऐसी गलती आप मत करिएगा, ध्यान से इस वीडियो को समझिएगा। देखिए, अब हम बात करते हैं कि अगर हमको भारत के इतिहास को जानना है तो इतिहास जानने के लिए हमारे पास 2 स्रोत होते हैं। ठीक है, कितने स्रोत हैं हमारे पास में? 2 स्रोत। एक तो हमारे पास में है क्या, साहित्यिक स्रोत, ठीक है, और एक है हमारे पास में क्या, पुरातात्विक स्रोत। राइट, साहित्यिक स्रोत में हमारे पास आते हैं वेद, ठीक है, वेद के अलावा हमारे पास कुछ पुराण भी आते हैं, ठीक है, संस्कृत, पाली, प्राकृत एवं अन्य साहित्य, इन भाषाओं में जो लिखे गए हैं उनको रखा गया है साहित्यिक स्रोत के अंदर। राइट, और दूसरा जो हमारा होता है वो होते हैं क्या, पुरातात्विक स्रोत। हमें कुछ पाए गए पूरा लेख, हमने उसको रीड किया, हमें कुछ सिक्के पाए गए थे, ठीक है, उसके द्वारा हमने इतिहास को जाना, ठीक है, भारत के इतिहास को जाना। फिर हमको कुछ अवशेष प्राप्त हुए, कुछ उत्खनन हमने आदि करे, तो वहां से हमको कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए। उसके बाद हमने तरीके से अपने इतिहास को जाना।
अब दोस्तों यहाँ पे ना एक छोटी सी बात मैं और ऐड करना चाहूंगा कि साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत में अभी भी स्टूडेंट को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, जो न्यू स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिसने अभी भी 10th पास आउट किया है, तो उनके अंदर इतनी मेच्योरिटी थोड़ी सी नहीं होती कि वो बातों को तरीके से समझ पाए। देखिए मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मेच्योरिटी आती है वक्त के साथ में, ठीक है, जिंदगी के थपेड़ों के साथ में मेच्योरिटी आती है। तो अब आपके लिए छोटा सा एग्जाम्पल मैं और देना चाहूंगा कि जो हमारे साहित्यिक स्रोत होते हैं उनसे हमको मिलती है सटीक जानकारी, लेकिन इसका हमको एक गहन अध्ययन करना पड़ता है, तभी हम लोग इतिहास की सटीक जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन पुरातात्विक स्रोत में हमको मिलता है एक मोटा मोटा छोटा छोटा सा आइडिया, ठीक है, लेकिन ये सटीक जानकारी नहीं होती। अब यहाँ पर इस चीज को समझने के लिए आप छोटा सा एग्जांपल और समझिएगा कि आप रास्ते से जा रहे थे, ठीक है, किसी रास्ते से आप जा रहे हैं, रास्ते पे आपने देखा कि वो रास्ता ब्लॉक है। वो रास्ता ब्लॉक इसलिए है क्योंकि वहां पर 4 मंजिला ऊंची इमारत का मलबा गिरा पड़ा है। अभी अभी हाल ही में कल आपके इस रोड पर एक 4 मंजिला बिल्डिंग गिरी थी, जिससे क्या हो गया, ये बिल्डिंग ने रास्ते को ब्लॉक कर दिया। अब आपको इसी रास्ते से जाना था, लेकिन जब आपने देखा कि इतनी ऊंची बिल्डिंग गिरी पड़ी है रास्ते के बीचों बीच, तो आपके मन में क्या ख्याल आएगा? आपके मन में एक ख्याल आएगा कि हो सकता है कि यहाँ पे कोई भूकंप आया हो, या फिर किसी आतंकवादी ने इस बिल्डिंग में डायनामाइट लगाकर बिल्डिंग को उड़ा दिया हो, या फिर कोई अदर। आपके सामने ना ये सवालों की लिस्ट सी बनती चली जाएगी अपने आप। अब ये जो मलबा है और आपके अंदर आने वाले ये जो विचार हैं दोस्तों, ये क्या होंगे? आपके पुरातात्विक स्रोत हैं, क्योंकि अभी तक आपके पास में कोई सटीक जानकारी नहीं है कि बिल्डिंग क्यों गिरी। अब आप थोड़ा सा और आगे बढ़े और मलबे के ऊपर जाके आप खड़े हो गए। आपने देखा एक बड़ी सी दीवार है, उस पर एक व्हाइट पेपर चिपका हुआ है जो आपका एमसीडी का नोटिस था, जिसमें साफ साफ ये लिखा गया था कि ये बिल्डिंग इलीगल तरीके से बनाई गई है और इस बिल्डिंग में रहने वाले जितने भी व्यक्ति या फिर जितने भी घर हैं वो इस डेट तक मकान को खाली कर दें, अदरवाइज हम बिल्डिंग को गिरा देंगे। साफ साफ लिखा हुआ है। लास्ट डेट के बाद आप लोग इस बिल्डिंग के सामने खड़े हुए हैं, तो आपके पास में जो नोटिस है ये क्या हो गया? आपका पुख्ता सबूत हो गया कि वास्तव में रीजन यही था। यही आपके बन गए क्या? साहित्यिक स्रोत। ठीक है, दोनों का महत्व भी इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका जो आइडिया, जो मलबा पड़ा हुआ है, जो आपने कहानी बनाई जिसके पीछे की ये है वो है वो है ये जो भी रीजन था आपका, ठीक है, आप समझ गए। मलबा आपके लिए क्या था, वो कहानी क्या थी, आपके लिए एक प्राकृतिक स्रोत थी, लेकिन इसकी सटीक जानकारी नहीं थी। मलबा है, गिरा है पहाड़, ये पूरा का पूरा जो बिल्डिंग गिरी पड़ी है, कुछ ना कुछ रीजन था इसके पीछे, ये तो पक्का था। लेकिन जब नोटिस आपको मिला तो आपने नोटिस में पूरे की पूरी डिटेल पढ़ ली। अब किसी को भी बोल सकते हो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में कि हाँ, इस बिल्डिंग के गिरने का रीजन ये था। तो दोस्तों जितने भी साहित्यिक स्रोत बनाए गए हैं वो हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा बनाए गए हैं। इनका भी एक गहन अध्ययन था, इन्होंने भी जानकारी क्या दी, सटीक जानकारी दी। चलिए हम बात करते हैं, थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे के साहित्यिक स्रोत में क्या क्या आते हैं। तो साहित्यिक स्रोत में हमारे आते हैं क्या? ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत यहाँ पर हमारे आते हैं वेद, जिसमें आपके 4 वेद होते हैं। आप याद रखना कि वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के वेद होते हैं। एक होता है ऋग्वेद, एक होता है सामवेद, एक होता है यजुर्वेद और एक आपका होता है अर्थर्वेद। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक आपका ब्राह्मण साहित्य है, एक आर्यक है, एक उपनिषेद है और एक आपका महाभारत, रामायण और पुराण। और दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज और लिखनी है इस बुक के ऊपर, जो जो पॉइंट आपको हाईलाइट करे गए हैं वही सेम हाईलाइटर से आपको अपनी बुक को भी हाईलाइट करना है। ठीक है, हाईलाइटर आपके पास में नहीं है तो आप सिंपल पेन से भी अंडरलाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई तकलीफ इसमें नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, राइट। चलिए अब मैं आपसे बात करता हूँ कि आखिरकार हमारे पास में कितने उपनिषेद हैं। एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस एग्जाम में, कि इतिहास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उपनिषेदों की कुल संख्या कितनी है हमारे पास में? 108 है। ठीक है, महापुराण या फिर पुराणों की संख्या कितनी है हमारे पास में? 18 है। और यहाँ पे आपको एक शब्द और ऐड करना है, वो है आपका वेदांग। वेदांग की संख्या कितनी है दोस्तों? ये है 6। ठीक है, 6। ये फैक्ट आप प्लीज लिख लीजिए। आगे बात करते हैं कि बौद्ध धर्म का विकास हुआ, तो बौद्ध धर्म ने भी इतिहास का कुछ अध्ययन किया। ठीक है, उन्होंने भी कुछ साहित्य बनाए, जिसमें आपका विनय पिटक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विनय पिटक कौन से धर्म का साहित्य है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया ये वाला, तो अब याद रखना बौद्ध साहित्य है। और जो आपका सुत्त पिटक है, ये कौन सा साहित्य है? किस धर्म से संबंध रखता है सुत्त पिटक? तो ये संबंध रखता है बौद्ध धर्म से। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जातक। जातक, ठीक है, जातक भी एक क्या है? साहित्य है, एक ग्रंथ है। ये किससे संबंध रखता है? ये भी संबंध रखता है आपका बौद्ध साहित्य ये है। उसके बाद दोस्तों जैन ग्रंथ हैं कुछ, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र और आचारांग सूत्र। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ऐतिहासिक साहित्य के हमारे पास कुछ अन्य स्रोत भी हैं। कुछ फेमस राइटर हैं जिन्होंने अपनी ग्रंथ के अंदर हमारे भारत के बारे में बहुत ही प्यारा क्या करा? व्याख्यान करा अपनी ग्रंथ के अंदर, जिसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका
रजत रंगणी, ठीक है, ये एक साहित्य का नाम है। और यहाँ जो आपको ब्रैकेट में दिया गया ये नाम, ये है लेखक का नाम, ठीक है। एग्जाम में आपसे पूछता है कि रजत रंगणी ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो याद रखिएगा कौन है, कल्हण। अभी आपको ये बात शायद याद ना हो पाए एक बार में। अब आप एक काम करिए कि इस वीडियो का पॉज कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए रजत रंगणी, फिर लिखिएगा कल्हण, पूरा लिखिएगा हो सके तो। भले ही देखिए अभी आपको टाइम लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, या तो टाइम अभी लगा लो या फिर 4-5 साल बाद अपना सिलेक्शन ले लो। 2 तरीके हैं पढ़ने के। देखिए कीमत तो चुकानी पड़ती है, कुछ ना करने की भी और कुछ करने की भी। फैसला आपका है कि आपको कीमत कब चुकानी है, अभी या फिर बुढ़ापे में, ठीक है। तरीके से पढ़ लो, समय लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल तक आराम से आप तरीके से तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का तरीके से हो जाएगा। वरना क्या है, भागम भाग, तेज घोड़े पर आप सवार तो होंगे लेकिन उसकी लगाम आपके हाथ में नहीं होगी। आप ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, ऐसा पढ़ रहे हैं, वैसा पढ़ रहे हैं, तो प्लीज थोड़ा सा आप समझ लीजिए क्योंकि वक्त बहुत ही कीमती है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर हर्षचरित। हर्षचरित क्या है, एक ग्रंथ का नाम है। इसके लेखक कौन है, बाण भट्ट। उसके बाद आपको ध्यान रखना है ये अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, अर्थशास्त्र के लेखक हैं आपके कौटिल्य। वैसे दोस्तों पृथ्वीराज रासो भी इंपॉर्टेंट है, मुद्रा राक्षस भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो आपके एग्जाम में 5 से अधिक बार वनडे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, केवल उन्हीं को मैं आपको अंडरलाइन करवा रहा हूँ, ठीक है। आप चाहें तो ये भी चीज अंडरलाइन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट तो खैर ये भी है। अब कुछ बच्चों के एग्जाम में अगर पृथ्वीराज रासो के रचयिता पूछ लिए गए हों तो अब उस स्टूडेंट को ये लगेगा कि यार चंद्रबर दाई के बारे में सर ने तो हाईलाइट नहीं करवाया। लेकिन दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूँ, लेकिन देखिए बहुत पढ़ने से ज्यादा अच्छा है केवल उस स्मार्ट पॉइंट को पढ़ा जाए जो आपके एग्जाम में सबसे अधिक बार पूछे जाते हैं, वरना तो हर लाइन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। एक है आपका अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। इस ग्रंथ के लेखक कौन है, रचयिता कौन है, तो ये है कालिदास। अब बात करते हैं कुछ राजा आए, ठीक है। राजाओं ने भी क्या करे, कुछ साहित्य की रचना करी, जिसमें आपका एक है आपका हाल, ठीक है। हाल क्या है, हाल एक शासक का नाम है और इन्होंने एक रचना करी थी जिसका नाम है गाथा सप्तशती। क्या नाम है, गाथा सप्तशती। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक फैक्ट और ध्यान रखना है कि जो सातवाहन वंश है इसका संस्थापक कौन था। देखिए हाल जो शासक था उसने इस साहित्य की रचना करी गाथा सप्तशती, लेकिन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कई बार कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, तो यहाँ पे छोटा सा आप शब्द लिखिएगा सिमुख, ठीक है। क्या लिखेंगे, सिमुख। उसके बाद दोस्तों जो अगला पॉइंट है वो है हमारा महेंद्र वर्मन, इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, जो पल्लव वंश से संबंध रखता है, ठीक है। इसने एक साहित्य लिखा था, इसका नाम था मत विलास प्रहसन। और पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, जितने मेरे ओल्ड स्टूडेंट है फटाफट कमेंट करिएगा कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था। सो फ्रेंड्स पल्लव वंश का संस्थापक जो थे वो थे सिंह वर्मन चतुर्थ। और पल्लव वंश की राजधानी क्या थी, तो ये थी दोस्तों कांचीपुरम, ठीक है, कांचीपुरम। अब बढ़ते हैं आगे साहित्यिक स्रोत, ग्रंथ और उनसे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों के बारे में। देखिए अभी हमने देखा कि जो रजत रंगणी है, ये वाला जो फैक्ट आपने देखा ना यहाँ पर इसके बारे में आपको बताया गया है कि कल्हण की रजत रंगणी जो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, इसको किस भाषा में लिखा गया था, संस्कृत भाषा में लिखा गया था। और ये पहली बार ऐतिहासिकता की झलक हमको इसी ग्रंथ में देखने को या फिर पढ़ने को मिलती है। अगला पॉइंट दोस्तों ललित सागर, ये क्या था, ये है आपका बौद्ध ग्रंथ। यहाँ देखिए थोड़ा सा मैं आपको बौद्ध ग्रंथ में आपने देखा ना ललित विस्तार, वैसे ये ललित विस्तार जो है दोस्तों ये एक बौद्ध ग्रंथ है। इसकी रचना किसने करी थी, इसकी रचना कहाँ पर हुई थी, इसकी रचना हुई थी दोस्तों नेपाल के अंदर। कहाँ पर हुई थी, नेपाल के अंदर। और आपको ध्यान रखना है कि ललित के नाम से एक ललित नगर भी है, ठीक है। एग्जाम में आपसे पूछता है कि ललित नगर का संस्थापक कौन था, तो मेरे प्यारे साथियों आपको ध्यान रखना है उसका नाम था अशोक, ठीक है। एग्जाम में आपसे पूछता है कि जो आपका अशोक था, अशोक ने नेपाल में किस नगर को स्थापित किया था, तो वो था आपका ललित नगर, या फिर इसको ललित पतन भी कहता है, कुछ बुक में इसको पतन दिया गया है। तो आपको दोनों ही फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, राइट। चलिए
आगे बात करते हैं दोस्तों। अगला जो पॉइंट है वो है हमारा पाणिनि से संबंधित। जो पाणिनि है इन्होंने पहले संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना करी थी। तो अष्टाध्यायी क्या है? तो ये दोस्तों आपका है संस्कृत व्याकरण के एक ग्रंथ, और इसके जो रचयिता हैं उनका नाम है क्या? पाणिनि। अगला पॉइंट देखते हैं कि पतंजलि ने महाभाष्य की रचना करी थी, जो कि पाणिनि की अष्टाध्यायी पर क्या है? बिल्कुल आधारित है। ठीक है, इस पर क्या है? आधारित है। अगला पॉइंट देखते हैं, तो ऐतिहासिक महत्व के प्रथम ग्रंथ की रचना किस व्यक्ति ने करी थी? तो वो कहते दोस्तों हर्ष के एक दरबारी कवि थे। ठीक है, इनका नाम था बाणभट्ट। इन्होंने हर्षचरित के रूप में इसकी रचना करी। आपने देखा ना, अभी यहाँ पर आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे आपको दिया गया था हर्षचरित। ठीक है, इस ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ये है बाणभट्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, कौटिल्य के बहुत सारे नाम हैं। इसको हम लोग कहते हैं चाणक्य, इसको हम कहते हैं विष्णुगुप्त। और इसने जो अर्थशास्त्र की जो रचना करी थी, इसमें किस चीज का उल्लेख किया गया है? तो इसमें उल्लेख किया है इसने मौर्यकालीन जो व्यवस्था थी, ठीक है, राज्य व्यवस्था किस प्रकार की थी, कैसा इनका क्रियाकलाप था, यहाँ की जनता किस प्रकार की रहती थी, इस राजा ने क्या क्या कार्य करे। तो पूरा का पूरा जो बखान आपको मिलता है अर्थशास्त्र के अंदर, वो किस काल का मिलता है? वो मिलता है मौर्यकालीन काल का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, एक छोटा सा फैक्ट आपको और ध्यान रखना है कि जो आपका मौर्य काल है या फिर मौर्य साम्राज्य है, जब हम आगे बढ़ेंगे हम पढ़ेंगे कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। उसके बाद में बिंदुसार आया, जिसको हम अमित्रघात भी कहते हैं। उसके बाद अशोक के बारे में देखिए, मौर्य काल में जो अशोक पर्सनैलिटी है उसको आपने स्किप नहीं करना है, उसको हम तरीके से पढ़ेंगे। अभी हम केवल एक छोटा सा भारत के इतिहास के बारे में समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, देखिए भारत का इतिहास समझना चंद घंटों का खेल नहीं है। ठीक है, बहुत ही डीप इतिहास है ये। चलिए आगे बात करते हैं। कुछ विदेशियों ने भी अपने कुछ लेख लिखे, जिसमें एक है आपका यूनानी लेखक जिसका नाम है हेरोडोटस। इसको कहा जाता है इतिहास का पिता। तो इतिहास का पितामह या फिर इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हेरोडोटस को। और ये कौन थे? ये थे एक यूनानी लेखक। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि इतिहास का पिता किसे कहते हैं, तो याद रखना ये कहा जाता है हेरोडोटस को। लिखिए इस चीज को, कमेंट करिए, पॉज करिए इस वीडियो को। और इन्होंने जो पुस्तक लिखी उसका नाम क्या है? इसका नाम है हिस्टोरिका। तो हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, राइट। चलिए अगले पॉइंट है हमारे सामने मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन थे? मेगास्थनीज सेल्यूकस के राजदूत थे। किसके थे राजदूत थे? ये थे आपके सेल्यूकस के राजदूत। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और इन्होंने जिस पुस्तक की रचना करी, जिस ग्रंथ की रचना करी, जिस साहित्य की रचना करी, उसका नाम क्या था? इंडिका। ठीक है, ये मोस्ट टाइम फैक्ट है। फटाफट लिखिए या फिर फटाफट अपने नोट्स में लिख लीजिएगा इस चीज को कि मेगास्थनीज सेल्यूकस के राजदूत थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आए और इन्होंने इंडिका की रचना करी। बस ये फैक्ट आपको लिखना है। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं टॉलमी के बारे में। देखिए टॉलमी की ज्योग्राफी का ये एक साहित्य का नाम है। इसमें इन्होंने प्राचीन भारतीय भूगोल के बारे में और हमारे भारत में जो वाणिज्य था, ठीक है, इसकी जानकारी हमको किस पुस्तक के अंदर मिलती है? तो हमको मिलती है ज्योग्राफी का पुस्तक के अंदर। और इसके रचयिता कौन थे? इसके रचयिता हैं टॉलमी। कौन है? टॉलमी। दोस्तों ये थे आपके यूनानी लेखक, जिसमें हमने पढ़ा किसके बारे में? हेरोडोटस के बारे में, मेगास्थनीज के बारे में, हमने पढ़ा टॉलमी के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग क्या? रोमन लेखक। रोमन लेखक में एक है आपके क्या? प्लिनी। इन्होंने अपनी एक पुस्तक जिसका नाम है नेचुरलस हिस्टोरिका, इसमें भारत और इटली के बीच में जितना भी व्यापार हुआ, हमारे व्यापारिक संबंध कितने स्ट्रांग थे, कहाँ पर हम लोग वीक हुए आपस में, किस तरह से हमारे व्यापारिक संबंध में कड़वाहट आई, वगैरह वगैरह जो भी रहा होगा, उसके इतिहास को अगर हमने पढ़ना है तो हम पढ़ेंगे क्या? प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका साहित्य को। अगला दोस्तों हमारी बात सामने है क्या? चीनी विवरण। कुछ चीनी लेखक भी आए, जिसमें आपके हैं इंपॉर्टेंट क्या? फयान। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था फयान। इसने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है फूको की। इसमें इसने जो गुप्त काल था, ठीक है, इसमें कैसी सामाजिक स्थिति थी भारत की, वो भारत की आर्थिक स्थिति क्या रही और भारत की धार्मिक स्थिति क्या थी, इस
पुस्तक के माध्यम से इसने सभी चीजों पर प्रकाश डाला। तो याद रखना, फयान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। इसके साहित्य का नाम क्या है? इसके ग्रंथ का नाम क्या है आपका? फुकोकी। और इसमें किस बात का उल्लेख किया गया? इसमें किया गया गुप्त काल का उल्लेख, कि उसका काल कैसा था। तो ये कर लीजिएगा आप लोग अंडरलाइन। आगे बात करते हैं, एक व्यक्ति है हेन सांग, ये भी क्या है, चीनी लेखक है, बहुत ही फेमस, और ये आया था हर्षवर्धन के समय इंडिया के अंदर। इसने भी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था सीयूकी। क्या नाम था इसका? सीयूकी। इसका ये ग्रंथ का नाम है, ठीक है, साहित्य का नाम है। और इसने इस पुस्तक के अंदर जो 138 देशों की इसने यात्रा करी थी, उन सभी का उल्लेख इसने किसमें किया है? अपना सीयूकी की रचना में। अगला जो पर्सनैलिटी है उसका नाम है इत्सिंग। ये 7वीं शताब्दी में इंडिया में आया था और इसने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों का वर्णन किया। अब बात करते हैं कुछ अरबी लेखक को पढ़ लेते हैं हम लोग। तो अरबी लेखक में एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है, वो है आपका अल बरूनी। अल बरूनी, ठीक है, महमूद गजनवी का समकालीन था। तो अल बरूनी किसके समकालीन था? तो ये था महमूद गजनवी के। इसने एक रचना करी थी जिसका नाम था तहकीक हिंद। इसको कहते हैं किताब उल हिंद। इसकी इसने रचना करी थी। और भारत के निवासी जो भारत में निवास करते थे, उनकी दशा, उनकी दिशा किस प्रकार थी, इसका व्याख्यान इसने इस पुस्तक में किया है। राइट, चलिए अब हम बात करते हैं कुछ हमारे पास में क्या है, पुरातात्विक स्रोत, जिसमें आपके क्या आते हैं, कुछ अभिलेख हमको प्राप्त हुए, ठीक है, कुछ हमको सिक्के प्राप्त हुए, कुछ हमने स्मारक, मूर्तियां, चित्रकला, भौतिक अवशेष, मृदभांड, आभूषण आदि इसमें आते हैं। और याद रखना कि सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह कहा जाता है। याद रखना, क्या नाम है इनका? इनका नाम है आपका सर अलेक्जेंडर कनिंघम। अब यहाँ पे कुछ शब्दावली आपको ध्यान रखनी है। एक होता है अभिलेख, ठीक है, अभिलेख क्या होता है ये हम जान लेते हैं, 1 मिनट। हाँ, अभिलेख क्या है दोस्तों? अभिलेख जो लेख मोहर, प्रस्तर स्तंभ, स्तूप, चट्टान और ताम्र पत्रों पर मिलते हैं, उन्हें हम कहते हैं अभिलेख। और एक होता है आपका शिलालेख। सील का मतलब क्या होता है आपका? पत्थर, ठीक है, पहाड़ों के जो पत्थर होते हैं उसको तराश कर जो लेख लिखे जाते हैं उसको हम कहते हैं शिलालेख। इसमें आपका जो पहला पॉइंट है दोस्तों वो है आपका एपिग्राफी। एपिग्राफी का अर्थ क्या है आप जान लीजिएगा। एपिग्राफी में अभिलेख के अध्ययन करने वाली जो विज्ञान की शाखा होती है उसको हम कहते हैं क्या? एपिग्राफी, ठीक है। अभिलेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र भी कहा जाता है। अगला पॉइंट आप देखिएगा कि पैलियोग्राफी, इसमें अभिलेख तथा दूसरे प्राचीन दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र कहा जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पर, ये जो पॉइंट है ये भी इम्पोर्टेंट है, न्यूमिस्मेटिक, ठीक है। न्यूमिस्मेटिक के अंदर सिक्कों का अध्ययन करने वाली जो विज्ञान की शाखा होती है उसको हम कहते हैं क्या? न्यूमिस्मेटिक या फिर मुद्रा शास्त्र। अब हम बात करते हैं कुछ सिक्कों के बारे में। चलिए जानते हैं हम लोग सिक्कों के बारे में। देखिए, जो भारत के जो प्राचीन सिक्के हैं उनको हम लोग पंचमार्क के नाम से पुकारते हैं या फिर हम उनको पुकारते हैं आहत सिक्कों के बारे में, ठीक है। इसके 2 शब्द है प्राचीन सिक्कों के, एक तो पंचमार्क और एक है आपके आहत सिक्के। लेकिन जब भी हम लोग किसी भी साहित्य को पढ़ते हैं तो वहां पर हमको पंचमार्क ऐसे शब्दों का उल्लेख नहीं दिया गया है। वहां पर प्राचीन जो हमारे साहित्य हैं वहां पर सिक्कों की जगह पर एक शब्द का उल्लेख किया गया, इसको कहा जाता है कराशपण, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? कराशपण। तो एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि प्राचीन साहित्य में सिक्कों को किस नाम से पुकारा जाता था, ठीक है, या फिर किस शब्द का उल्लेख किया गया है प्राचीन साहित्य में सिक्कों के लिए। तो वहां पर आपको पंचमार्क ऑप्शन देता है, आहत सिक्के देता है, कराशपण देता है और आपको देता है ऑप्शन डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि साहित्य के अंदर शब्दों का जो सिक्के का प्रयोग किया गया है और इसके लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया उसका नाम है कराशपण। और इतिहास में हमारे पास सिक्के चांदी के भी थे, सोने के भी थे, शीशे के भी थे, तांबे के भी थे। और कुछ सिक्कों पर क्या थी? कुछ न्यूमेरिकल मतलब कुछ अंक भी अंकित थे और कुछ देवी देवताओं की तस्वीरें भी क्या थी इसमें अंकित थी। लेकिन आपको एग्जाम की दृष्टि से केवल याद रखना है कि सोने के जो लिखित सिक्के थे सबसे पहले जो चलाए थे वो किसने चलाए थे? वो चलाए थे कुषाणों ने। लेकिन सबसे अधिक सोने के सिक्के किसने लॉन्च करे थे, किसने जारी करे थे? तो वो करे थे गुप्त शासकों ने। अगर एग्जाम में आपसे पूछेगा कि सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए थे तो आप लगाएंगे अपने एग्जाम में कुषाण। लेकिन अगर ध्यान से पढ़ना क्वेश्चंस को, अगर वहां पे ये पूछा जाता है कि सबसे अधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए थे तो वो थे आपके गुप्त काल में या फिर गुप्त शासकों ने।
अब यहाँ पर आपको एक शासक का नाम ध्यान रखना है, वो क्या है आपका समुद्रगुप्त। ठीक है, क्या नाम है इसका? इसका नाम है आपका समुद्रगुप्त। तो इसने क्या किया था? इसने सबसे पहले, ठीक है, अपने सिक्कों पर स्वयं को वीणा बजाते हुए दिखाया। तो इसका अर्थ ये था कि ये संगीत का प्रेमी है। ठीक है, सबसे अधिक संगीत का प्रेमी कौन सा शासक था? तो वो था आपका समुद्रगुप्त। आगे बात करते हैं, सातवाहन वंश ने सबसे पहली बार शीशे के सिक्के जारी करे थे। अभी हमने आपको बताया था कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। अगर आपको ये बात अच्छे से याद है अब तक, तो प्लीज कमेंट करके स्वयं का रिवीजन करिए और हमको कंफर्म करिए कि सच में आप इस वीडियो को पूरी ईमानदारी के साथ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और अपनी बुक को अंडरलाइन कर रहे हैं। तो जल्दी से बताइए कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कुछ अभिलेख के बारे में। देखिए अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख और एक होता है आपका शिलालेख। अभिलेख की सिंपल सी परिभाषा दोस्तों ये होती है कि अभिलेख पत्थर, धातु या फिर मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर राजाओं के द्वारा, ठीक है, महत्वपूर्ण लोगों के आदेश और उपलब्धियां इसमें क्या होती है? खुदी होती हैं। ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि आपने अपने देखा होगा घरों में जो तांबे के बर्तन होते हैं, जो पीतल के बर्तन होते हैं, तो उसमें जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो अपना नाम लिखवा के रखते हैं, गुदवा के रखते हैं। तो वो क्या हो गया? एक एग्जाम्पल आपके लिए हो गया अभिलेख। ठीक है, अगर हम बात करेंगे शिलालेख के बारे में, सील का मतलब होता है पत्थर। जब आप लोग किसी भी जानकारी को पत्थर के ऊपर लिखेंगे, चट्टान के ऊपर लिखेंगे, ठीक है, वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा आपका शिलालेख। तो याद रखना दोस्तों, एक मोस्ट टाइम पे फैक्ट है कि भारत में शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले कौन सा शासक लेकर आया था? तो वो था अशोक। ठीक है, अशोक के बारे में आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा हम आगे बात करेंगे कि अशोक के शिलालेख की खोज कब हुई थी, किस व्यक्ति ने करी थी, उसको पहली बार किसने पढ़ा था, और अशोक के शिलालेखों की कुल संख्या कितनी है। ये फैक्ट हम पढ़ेंगे जब हम साम्राज्य पढ़ेंगे, वहां पर इस चीज का उल्लेख हम लोग विस्तार पूर्वक करेंगे। तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं पहले हम लोग की जो अभिलेख है। एक है आपका प्राकृत लिपि। ठीक है, प्राकृत लिपि। आरंभिक अभिलेख जितने भी थे वो किस लिपि में हमको प्राप्त हुए थे? तो वो हमको हुए थे प्राकृत लिपि के अंदर, प्राकृत भाषा के अंदर। सेकंड जो लिपि थी वो थी आपकी ब्राह्मी लिपि। अशोक के शिलालेख, ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे कवर करता हूँ कि इसके शिलालेख की संख्या कितनी होती है। तो ये आपकी 14। कितनी संख्या है इसकी? 14 संख्या है शिलालेखों की अशोक की। और इसका जो नेचर था वो था, ये लिपि बाएं से दाईं और लिखी गई थी, जबकि खरोष्टी लिपि बिल्कुल इसकी अपोजिट थी। ठीक है, ये दाएं से बाईं और लिखी गई थी। तो याद रखना कि जो शिलालेख का उल्लेख है उसमें आपकी जो फेमस पर्सनालिटी है वो है अशोक। तो यहाँ पर इसके जितने भी शिलालेख हैं, क्या उसमें किस बात का उल्लेख किया गया है, ये सब बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। दोस्तों एक आपका अरमाइक लिपि। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अशोक के हमको जो भी शिलालेख प्राप्त हुए थे, इनमें जिन लिपियों का उल्लेख किया गया है उस लिपि का नाम है आपका अरमाइक लिपि। क्या नाम है इसका? अरमाइक लिपि। चलिए आगे बात करते हैं कि 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक, ध्यान से पढ़िएगा, फिरोज शाह तुगलक ये जो पर्सनैलिटी है, इसने अशोक के 2 शिलालेख को शिफ्ट किया। ये शिलालेख जो स्थापित थे वो थे मेरठ और उत्तर प्रदेश जो पड़ता है, उत्तर प्रदेश में एक स्थान है मेरठ, आप सब जानते होंगे, और एक हरियाणा का एक जिला है फेमस जिसका नाम है आपका टोपरा। वहां पर इसको फिरोज शाह तुगलक को 2 शिलालेख मिले। सोचिए इतने बड़े शिलालेख को, ठीक है, बहुत बड़ा पत्थर था ये, उसमें कुछ लेख था, उसको उठा करके ये कहाँ ले आया? ये ले आया दिल्ली के अंदर। ठीक है, और इसको सबसे पहली बार किसने पढ़ा था? तो उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। क्या नाम था? जेम्स प्रिंसेप। कब पढ़ा था? 1837 में। कब पढ़ा था? 1837 में। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अशोक के अभिलेख या फिर शिलालेख पढ़ने का श्रेय किस व्यक्ति को दिया गया है? तो उसका नाम है जेम्स प्रिंसेप। और कब पढ़ा गया था? 1837 के अंदर। और ये किस भाषा में लिखा गया था शिलालेख? तो ये था दोस्तों आपका ब्राह्मी लिपि के अंदर। कौन सी लिपि के अंदर? ब्राह्मी लिपि के अंदर। ठीक है, याद रहेगा, बिल्कुल रहना चाहिए याद आपको ये फैक्ट। बढ़ते हैं आगे, महत्वपूर्ण अभिलेख और उनके शासक। देखिए पहला शासक है आपका समुद्रगुप्त, जो गुप्त वंश से संबंधित है, जैसे कि नाम में निहित है गुप्त, समुद्रगुप्त। तो कॉमन सी बात है, गुप्त से संबंधित होगा। और इसका जो एक अभिलेख है वो आपका प्रयाग प्रशस्ति। और ये कहाँ पर दोस्तों? ये है आपका इलाहाबाद के अंदर। ठीक है, ये कहाँ पर? आपका इलाहाबाद के अंदर। और ये आपको ध्यान रखना है कि ये पहले कौशाम्बी में स्थित था।
ठीक है, इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित किया था, जिसमें समुद्रगुप्त की जानकारी यहाँ पर दी गई है। अगला पॉइंट दोस्तों को ये याद रखना, रुद्रदामन, ठीक है, ये कहाँ पर है, जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है, गुजरात के अंदर। स्कंदगुप्त से संबंधित जो अभिलेख है उसका नाम है आपका भीतरी स्तंभ लेख, ठीक है। खारवेल, कलिंग, हाथी गुफा अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय, एहोल अभिलेख जो चालुक्य वंश से संबंधित है, पुलकेशिन द्वितीय। चलिए अगर हम बात करेंगे आगे, बाकी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं हर चीज। जिन बच्चों को लगता है कि हर चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो हर चीज पढ़ सकता है अपने अकॉर्डिंग, बट मैं चाहता हूं कि जिसके पास समय काफी कम है, स्मार्ट तरीके से स्टडी करनी है, तो वो केवल इन फैक्ट को कम से कम अच्छे से तरीके से जान ले, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। यहाँ पर इस पेज में कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ इस पेज में ये बात आपको ध्यान रखनी है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के कुछ आधुनिक लेखक भी हैं, जिसमें आपका 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद, ठीक है, किसमें किया गया था, मनुस्मृति का जो अंग्रेजी अनुवाद हुआ था उस पुस्तक को किस नाम से लॉन्च किया गया, तो उसका नाम था ए कोड ऑफ जेंटू लॉस के नाम से इसका अनुवाद किया गया। अगर हम बात करेंगे सर विलियम्स जोन्स, ये कौन थे, ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक भी थे। इन्होंने पहली बार 1789 ये वर्ष है, इस वर्ष में अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। आपने नाम सुना होगा भगवत गीता का, ठीक है, भगवत गीता आपने शायद पढ़ी भी होगी, थोड़ा बहुत इसका आपको आइडिया भी होगा। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो ये किया था विलिकिंस ने। कब किया था, 1785 में, ठीक है, विलिकिंस ने क्या किया था, 1785 में इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो पर्सनैलिटी का नाम ध्यान रखिएगा। ये जो वर्ष है आपके 1776, 1789, ठीक है, 1785, ये तीनों वर्ष आप प्लीज पेन डाउन कर लीजिएगा, और हो सके तो इस वीडियो को दोबारा से आप पॉज करिए, ठीक है, इस जानकारी को बोलते हुए आप टाइप करिए और हमको कमेंट करिए। बोलने से क्या होता है कि वो चीज़ आपके माइंड में तुरंत सेव हो जाती है और आपको लंबे समय तक वो चीज़ याद रहेंगी। चलिए अगर आप ऐसा कष्ट कर सकते हैं जरूर करिएगा कष्ट, लेकिन इतना बड़ा कष्ट भी नहीं है। रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिवीजन से आपको बनता है कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस होता है तो एग्जाम क्रैक बड़ी आसानी से होता है। चलिए हम बात करते हैं कालिदास। देखिए कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उनके लेखक हैं, जैसे कि कालिदास बहुत ही फेमस लेखक हैं। इनके द्वारा जो रचित जो रचना है, ठीक है, उसका नाम क्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला दोस्तों जो लेखक है उनका नाम है विशाखा दत्त। इन्होंने जो रचना करी थी इनका नाम है मुद्रा राक्षस, ठीक है। अब एग्जाम में पूछा गया कई बार कि अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है, तो आपको याद रखना कालिदास। अगर पूछेगा मुद्रा राक्षस तो इसके लेखक कौन है, विशाखा दत्त। बाकी आप चाहें तो ये वात्स्यायन, शुद्रक, राजशेखर सब पढ़ सकते हैं, लेकिन जिनके पास एग्जाम की तैयारी के लिए कम समय है, जिसके बाद पंचवर्षीय योजना बनाने का टाइम है, इसके बाद जो 5 साल तक तैयारी कर सकता है, मेच्योरिटी काफी मतलब एज काफी कम है, 18-17 साल का है, भाई कोई बात नहीं 25 साल में फॉर्म भरेंगे तो वो तो सब पढ़ सकता है। बट यहाँ पर बाणभट्ट दोस्तों, हर्षचरित, नागसेन, मिलन पिनो, बारहमिहिर, व्रत संहिता, ठीक है, बारहमिहिर, ठीक है, ये लेखक का नाम है, और ये क्या है इनकी रचना का नाम। तो गीत गोविंद के लेखक कौन है, मोस्ट टाइम पे गीत गोविंद के लेखक जो है वो है जयदेव। कौन है, जयदेव। और हाँ यहाँ पे आप लोग ना एक और लिख लीजिएगा, विष्णु शर्मा, इसको भी आप कर लीजिए हाईलाइट। तो विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र को लिखा था, तो पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा। अंडरलाइन करिए इसको आप लोग अच्छे से। और एक है आपका नीति सार, इसको भी लिख लीजिएगा, नीति सार, इसके लेखक कौन है, तो इनका नाम है कामदंक। वाल्मीकि रामायण, ये आपको मालूम होगा अच्छे से। तुलसीदास जी रामचरितमानस, ठीक है, और नारायण भट्ट, ठीक है, इन्होंने लिखा था क्या, हितोपदेश। तो हितोपदेश के रचनाकार कौन है, नारायण भट्ट। तो फ्रेंड्स अगले चैप्टर में हम बढ़ेंगे अगले वीडियो पर, जब हम क्रिएट करेंगे अपना वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, कुछ भी आपने नया सीखा हो, डैम श्योर आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। अब आप इस वीडियो को लाइक करिए, आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके हमको भेज दीजिएगा। सो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप शेयर करेंगे अपने फ्रेंड तक, जो भी आपने ग्रुप ज्वाइन करा है वहाँ तक इस वीडियो को शेयर करिएगा। और हमारे चैनल पर जितने भी कॉम्पिटिटिव बुक हैं उन सबके वीडियो तैयार करे गए हैं, उन सबको भी आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर।